नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस बार जब आपने एयर टिकट बुक किया था तो क्या आपको भी गुस्सा आया था? आपको भी टिकट की भारी कीमत, उसका जो रेट था, उसकी जो कीमत थी अंदर तक चुभ गई थी और उसके बाद जब सीट सिलेक्शन के लिए अलग से पैसे मांगे गए तो मन हुआ कि छोड़ ही दें, प्लेन से जाएं ही ना। बहुत मजबूरी वाली फीलिंग आई होगी। लगभग ऐसी ही फीलिंग और पीड़ा से हर हवाई यात्री गुजरता है और ये तकलीफ और मजबूरी तब और ज़्यादा चुभती है जब कोई इमरजेंसी हो, त्यौहार हो, शादी ब्याह हो या कोई और ज़रूरी काम जिसे टाला ना जा सके। इसलिए त्योहारों और छुट्टियों के सीज़न में आम आदमी की जेब पर एक चीज़ जो सबसे भारी पड़ती है वो है आसमान छूता हवाई किराया। आम दिनों में जिस सफ़र के लिए यात्री चंद रुपए देते हैं, मतलब उतने नहीं जितने इन परिस्थितियों में मांगे जाते हैं, एन वक्त बुकिंग करने पर या पीक सीजन में उसी टिकट के लिए उसे 5 से 10 गुना तक दाम वसूल लिए जाते हैं। ओपन मार्केट और सर्ज प्राइसिंग के नाम पर चल रहे इस खेल को लेकर अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने कोर्ट से कहा है कि एयरफेयर कंट्रोल के लिए नियम तैयार है, बस कुछ ही दिनों में उन्हें जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे में तय तक जाएंगे, समझेंगे कि आपकी जेब पर डाका डालने वाला ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, सरकार के पास इसे कंट्रोल करने के क्या रास्ते हैं और कैसे एक सही नीति से आम यात्रियों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देते हुए कहा है कि एयरफेयर यानी हवाई किरायों को रेगुलेट करने के लिए नियमों की पूरी जानकारी दी जाए और 2 हफ्ते के भीतर एक बंद लिफाफे में इसके जवाब दाखिल किए जाएं। असल में कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एयरफेयर को लेकर एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है जिसे अगले 30 दिनों में संसद के सामने रख दिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि चाहे संसद के सामने रखा जाए या ना रखा जाए, 2 हफ्ते में कोर्ट में जानकारी एक बंद लिफाफे के अंदर पहुंच जानी चाहिए कि क्या नियम बनाए गए हैं। तो अदालत में जो याचिका दायर हुई है उसमें मांग की गई है कि केंद्र और डीजीसीए यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो हवाई किरायों, मनमाने सर्ज प्राइसिंग, महंगे बैगेज चार्ज और रिफंड कैंसिलेशन के एक नए समान नियम को तय करने के सख्त निर्देश दे। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एविएशन रेगुलेटर बनाने की भी बात की गई है। कोर्ट की इस सख्ती और सरकार की इस तैयारी से अब ये उम्मीद जागी है कि आम यात्रियों को आने वाले दिनों में इस भारी भरकम खर्च से एक बड़ी राहत और स्थायी राहत मिल सकती है। तो चलिए इस मुद्दे पे थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे साथ है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कायस्थ और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो परवेज सर, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी अब देखिए इस बात को मान रहा है कि ये किराया जो लिया जाता है वो मनमाने तरीके से लिया जाता है। दुहाई दी जाती है कि दुनिया भर में सर्ज प्राइसिंग है, लेकिन सर्ज प्राइसिंग या जो भी नियम कायदे कानून है उनकी एक सीमा होनी चाहिए, वो असीमित नहीं हो सकते और बिना तौर तरीकों के नहीं हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि ये ओपन मार्केट है कुछ भी किराया नहीं लिया जा सकता। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात अप टू सर्टेन एक्सटेंट सही है, आप क्या बोल रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी स्टैंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट सही है। लेकिन क्या है, दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एयरलाइंस आल्सो हैव टू सर्वाइव। लेकिन पहले से मैं बोल रहा हूं और अभी भी वापस बोलता हूं कि एयरलाइन शुड सेल्फ रेगुलेटेड देमसेल्व्स। एयरलाइन को रियलाइज होना चाहिए कि ये जो इंडियन एविएशन की सक्सेस स्टोरी है, दैट इज बिकॉज द कंज्यूमर ने इतना स्ट्रांगली एयरलाइंस को इंडिया में सपोर्ट किया है और इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ है, इसलिए ऑल फैक्टर्स हैव कम इनटू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एविएशन सेक्टर। अभी अगर यही इंडस्ट्री अगर अनरीजनेबल फेयर्स चार्ज करे कंज्यूमर से, तो ये तो प्रॉब्लम होने वाली बात है। लेकिन आप अगर देखेंगे आज ही जो इंडेक्स आया है उसमें ऑल एरियाज ग्रोथ हैज अकर्ड, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में 14.5% ग्रोथ का ड्रॉप हुआ है।
देखिए, अप टू सर्टेन एक्सटेंट कंज्यूमर फेयर्स देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो सोचेगा अभी जाने में मतलब नहीं है, आई विल कैंसल माय टूर एंड ओनली इन इमरजेंसी आदमी जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, ये मैटर इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था। एयरलाइन शुड हैव बीन मोर रीजनेबल इन द प्राइसिंग। भाई मुंबई दिल्ली पे 50,000 60,000 रुपए चार्ज नहीं करना चाहिए था ना, उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, फेयर्स बढ़ते गए बढ़ते कम 30,000 के ऊपर नहीं चार्ज करेंगे एंड हैव अ कट ऑफ पॉइंट। तो उसका जस्टिफिकेशन होता। अभी जब गवर्नमेंट के रूल्स आ जाएंगे, डीजीसी के रूल्स आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्टेप इन, तो फिर एयरलाइन का ऑप्शन क्या रहेगा? एयरलाइन ने ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहिए था, दे शुड हैव बीन रीजनेबल। और ये जो स्टोरी है कि भाई छुट्टियों में, emergencies में fares are going ridiculously. That is really stupid. Yeah, the airlines are just bringing a bad name to themselves and creating negative publicity for themselves by doing these kind of fare structures. So I wish they would have learned it before, but now the matter has gone to Supreme Court. अभी DGCA क्या बंद लिफाफे में क्या rules regulation देने वाले, that we have to wait and watch. और राइट। तो दूसरी भी आप एक बात, जी apart जी from fares, all this pricing structure, 1 किलो बैगेज का इतना पैसा, सीट सिलेक्शन का इतना पैसा, इसका ये पैसा, उसका ये पैसा करके, people felt and the government also felt that the airlines were squeezing the consumer too much, and this is where the government decided to step in, and now the Supreme Court has moved into the subject. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर परवेज दबानिया साहब, जो कि अक्सर मतलब वैसे तो संतुलित बात रखते हैं दोनों पक्षों की, लेकिन चूंकि खुद एक एयरलाइन चला चुके हैं, वेटरन है इस पूरे इंडस्ट्री के, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, इट मीन्स कि गड़बड़ तो है। रजनीश जी, क्या आपको भी लगता है इतनी टिकट आप लोगों की बुक कराते हैं, लोग टूर ट्रैवल ये सब करते हैं आपके साथ, त्योहारों पर एयरलाइंस यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाती है? सबसे पहले मैं कहूँगा धन्यवाद आज के शो के लिए, बहुत ज़रूरी है ये। एयरलाइंस आज की तारीख में डेफ़िनेटली एक फ़ायदा उठा रही हैं जो कि जबरन है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, हमारे वो जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, कि मार्च 94 तक हमारे यहाँ जो रेगुलेशन था, दवानिया जी विल रिकॉल दैट, तो हमारे यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसिंग होती थी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल और हमारा डायरेक्टर ऑफ सिविल हमारा जो है वो देता था, और इंडियन एयरलाइंस चलती थी। 92 में ईस्ट वेस्ट एयरलाइन आई, 92 दिसंबर तक दवानिया की फॉर्मेशन हुई, प्राइवेट एयरलाइन शुरू हुई, तो उसके साथ हमारा 1994 अप्रैल से हमने डीरेगुलेशन ऑफ एयरफेयर कर दिया, मतलब एयरलाइंस अपना किराया लगा सकती थी। तो यहाँ से ये चीज शुरू आई जो कि एयर कॉर्पोरेशन एक्ट था 1953 का, जिसको भारत सरकार ने चेंज किया। आइडिया था कि हमें अपनी मार्केट्स खोलनी चाहिए और लोग अपने तरीके से काम कर सके। लेकिन उस सब में क्या हुआ, फास्ट फॉरवर्ड 1994 और आज 2026, आज हम इन 32 सालों में कुछ एयरलाइंस आई, कुछ चली गई, जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि उनकी मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो जो किराए ले रहे हैं, वो किसी भी एक साधारण आदमी जो हवाई यात्रा करना चाहता है, उसके बस से बाहर हो रहा है। अगर 4 लोगों का परिवार है, एवरेज परिवार 4 या 5 का, उनके लिए ये सूट नहीं करता। आज की तारीख में लोग अपनी छुट्टियों को पोस्टपोन कर रहे हैं, बाई एयर के बदले बाई रोड या बाई ट्रेन देख रहे हैं। वंदे भारत एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जो ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन आ रही है, एयरलाइंस के लिए बनता जाएगा। सो ये एक अच्छी चीज नहीं है, और एयरलाइंस को कहीं पे अब जो कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि भारत सरकार कहती है हम 30 दिन में रिपोर्ट को टेबल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, अपना पार्लियामेंट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला 15 दिन में हमें दो, तो 3 अगस्त तक उन्होंने ये रिपोर्ट लेनी है और उसको देखना है कि कैसे इसका कैरी फॉरवर्ड होगा। बट डेफिनेटली एक टाइम आ गया है, जबकि मैं 2 एग्जांपल दूंगा छोटे-छोटे। एक कुंभ के टाइम में 1-1 लाख रुपया किराया हो गया था हमारा प्रयागराज जाने के लिए। सिमिलरली बड़ा सैड इंसिडेंट था, लेकिन श्रीनगर में जब हमारा पहलगाम एपिसोड हुआ, तो उसके बाद किराए बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम उन पे रोक लगा दी। तो जनवरी में भी सरकार ने बोला था इन रोकों के लिए। तो ये एयरलाइंस को एक बहुत ज्यादा हो रहा है। एक ही फ्लाइट में आप सीट लेते हो, आज सेम कैरियर की आप सीट लेते हो, आपको एक टिकट मिलेगी 10,000 की, उसके थोड़ी देर बाद वो फिर 12,000 होगा, फिर 15,000 होगा, 18,000 हो जाएगा। तो डायनेमिक प्राइसिंग इतनी ज्यादा विचलित कर रही है
कि एक आम आदमी के, साधारण आदमी के बजट से बाहर जा रही है। ये एसेंशियल ट्रैवल बनता जा रहा है, जो कि हम सोचते हैं कि प्राइवेट एयरलाइंस और लो कॉस्ट एयरलाइंस के साथ हमारा जो किराया है वो ठीक होगा, पूरा भारत हवाई यात्रा है। जी, उसमें एक थोड़ा-सा एक अनुमान लगाने की कोशिश भी करेंगे अभी कि क्या नियम आएगा, क्या वाक़ई कोई कैपिंग आ जाएगी? लेकिन उससे पहले परवेज़ साहब मुझे बताइए, आपने तो एयरलाइन बिज़नेस किया हुआ है, बहुत नज़दीक से आप इसको जानते हैं। क्या इस समय जो किराया बढ़ाती हैं एयरलाइन इस तरीके का, ये सस्टेनेबिलिटी का क्राइसिस होता है? मतलब कि भैया मेरी खाना, मेरा खर्चा ही नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं? या फिर ये बहुत ज़्यादा लालच का नतीजा होता है कि चलो मेरी इतनी सीटें बिक गई, अब बाकी की मैं इतने में बेचूंगा? नहीं, देखिए, सस्टेनेबिलिटी इज आई थिंक हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखिए, एक तो फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन अप रिडिकुलसली हाई। पहले जो 40% था कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्यूल का, दैट इज ऑलमोस्ट टच 50 to 60%। और दूसरी ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो लोग ध्यान पे नहीं आते कि aviation industry is completely controlled and ruled by the US dollar. Fuel prices are affected by the US dollar. Lease rents are all in US dollar. Maintenance is in US dollar. Spare parts are in US dollar. Engineering is in US dollar in a way. तो जो रेट से, जब सपोज मैं खाली बताता हूँ, जब किंगफिशर चालू था, आई एम टॉकिंग ऑफ 2005, 6, 7, dollar was 44 rupees. Now it's in the range of 95, 96 rupees. So by every cost has got affected because of the dollar. ETF has gone up. इंडिया में सैलरीज कुछ कम नहीं है, पायलट सैलरीज हैव गॉन अप ऑलमोस्ट एज मच एज इंटरनेशनल। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एयरलाइंस। देखिए, आप देखिए कितने अच्छे अच्छे एयरलाइंस थे, एग्जांपल किंगफिशर था, जेट एयर था, को एयर था, दीज ऑल गुड एयरलाइंस, दे वर नॉट बैड एयरलाइंस, दे वर रन वेल, बट समटाइम्स द मार्जिन्स इन द एविएशन इंडस्ट्री आर वेरी वेरी टाइट। दैट इज व्हाई समटाइम्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। देखिए, खाली दो एयरलाइंस अभी पड़े, एयर इंडिया and Indigo. फिर भी Air India has declared huge amount of losses, which is quite shocking. In some परवेज साहब, ये समझने वाली बात होगी कि हमारा एविएशन सेक्टर दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, इतने लोग ट्रैवल करते हैं, जगह होती नहीं है पांव रखने की, बावजूद उसके एयरलाइंस इतना इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हैं? मैं समझा आपकी बात, आपने वो फ्यूल की बात कही, आपने वो डॉलर की बात कही, लेकिन क्या इतने ज्यादा थिन मार्जिन होते हैं कि इतना एयर ट्रैफिक होने के बावजूद माफ कीजिए, सिर्फ गिनती की 2 बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद ये स्थिति है? शाम को आप दिल्ली टर्मिनल जाएंगे तो आपको नीचे, ऊपर से देखेंगे नीचे लगेगा वीटी स्टेशन है, बिल्कुल फुल रहती चलने की जगह नहीं रहती, इतनी गर्दी रहती है दिल्ली में। तो यस, यू आर राइट। इट्स देखिए, लोड फैक्टर्स हैव नेवर बीन एन इश्यू इन इंडिया। पहले से लोड फैक्टर्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। DGCA records published करते, which is available to everybody. Everybody is doing in the range of 80-90% load factors. The sad part is, in spite of doing this kind of load factors, इतने high load factors है, फिर भी airlines are not making money. देखिए, इसमें मैं थोड़ा दोष गवर्नमेंट का भी दूंगा। A lot of tax on fuel is by the government of India. Then there are state governments which are putting huge amount of sales tax on fuel. Some states have 23%, some states have 25%. अगर government मानती है और हम सब मानते हैं कि aviation now is an infrastructure industry, not a luxury industry, not for the rich, it is an essential industry. So even state government should contribute by reducing the sales tax. The central government can restructure the fuel prices, or everybody has to support. Now airports have become private, the airport charges have become ridiculous. तो अगर सब मिलके काम करेंगे, the airport, the government, the state governments, then I think we will be able to control the fares. Airlines will make some money. See, the airlines to survive have to make some money. We cannot afford, God forbid, another airline closing down. It will affect the country and the country's image in a very big way. जी, वो नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर वो चारों तरफ से ही दबाव आएगा तो फिर आपका सेक्टर कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन जो एंड पे खड़ा है वो है कंज्यूमर। रजनीश जी, अब ये जो नए नियम है जो अभी लिफाफे में सौंप दिए जाएंगे,
क्या उम्मीद करते हैं आप कि इसमें प्राइसिंग का कोई कैप आ जाएगा कि भाई आप जैसे ट्रेन्स में होता है कि इससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे मानिया साहब भी कि एक जगह 60,000 लिया, आपने भी 1 लाख का बात, तो वो फिक्स कर देंगे कि दिल्ली से मुंबई उड़ना है, कोई भी सीजन हो, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, 30,000 से ऊपर आप नहीं लोगे। देखिए जी, मेरे को एक बड़ी उम्मीद है जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस आएंगी, उनमें से एक चीज डेफिनेटली कैपिंग ऑफ दी हायर एयरफेयर होगा। लोअर एयरलाइन कई बार 100 रुपए की टिकट भी लगाती हैं सेल में जब कर रही होती हैं, बट एक हायर लिमिट, हाँ जी, अगर आपकी 10,000 का टिकट बनती है, चलो आप उसको 15,000 तक बेच लो, बड़ा हाई डिमांड, पर उसको 50,000 में बेचो, एक ऐसी सीलिंग मुझे लगता है डेफिनेटली आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक और पक्ष रखना चाहूंगा इसमें कि एयरलाइन रन करना एक बहुत महंगा ऑपरेशन है, आसान नहीं है। दमानिया जी की बात बिल्कुल सही है कि हमारा डॉलर रुपये रेट बड़ा फर्क पड़ गया है, एयरक्राफ्ट महंगे हो गए, पायलट सैलरीज हाई है बिकॉज गल्फ के कैरियर्स ने हमारे पायलट्स पोच किए, तो वो सब है। उसको दिमाग में रखते हुए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो हमारे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बड़े स्वैंकी, बड़े सुंदर महंगे एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उनकी पार्किंग हर चीज महंगी होती जा रही है। हमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया की तरह लो कॉस्ट एयरपोर्ट भी देखने चाहिए, जहां से कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ पार्किंग और कीपिंग द एयरक्राफ्ट फॉर द नाइट, उसकी कॉस्टिंग कम हो। दिल्ली में बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बन गया, हमारा जेवर महंगा हो गया, बॉम्बे का टर्मिनल 2 खुल गया, बहुत ज्यादा बढ़िया एयरपोर्ट बन गया, लेकिन सारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उससे बढ़ रही है। तो हमें एक देखना पड़ेगा कि हम कैसे 2 टियर लेवल के भी एयरपोर्ट बनाएं, जहां पे कुछ लो कास्ट एयरलाइंस चले, नई एयरलाइंस आएंगी, तो उससे कॉस्ट में इजाफा आएगा, फर्क पड़ेगा, और एयरलाइंस उसको जो उनका कॉस्ट बढ़ती है उसको सहने में सक्षम होगी। तो एक तो हो गया गवर्नमेंट का, ये डेफिनेटली मेरे को लगता है कैपिंग लगाएंगे। दूसरा, सरकार को अपनी तरफ से जो उन्होंने अभी शुरू किया कि हम जब ये गल्फ वॉर हुई शुरू फरवरी एंड मार्च से, कि जो एविएशन फ्यूल है उसका टैक्स कम करें, तो ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट्स को होगी, बिकॉज उनका अपना लगता है टैक्स ऑन टैक्स, उस पर कोई रिकमेंडेशन आएगी जिस चीज के लिए इस चीज का फर्क पड़ेगा। तो जी, ये 2 चीजें मुझे डेफिनेटली लगता होगी। ये सर्टेन टाइम तो बात समझ में आती है कि इस समय जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वहाँ पर शायद एक ग्राहक भी समझेगा कि भाई इस वक्त तो महंगी मिलनी है मुझे, क्योंकि तेल का दाम कहाँ चला गया। वो अपनी घर की गाड़ी चलाता है तो उसे भी महंगा पेट्रोल डलाना ही पड़ता है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस ही हाई है। लेकिन ये हर वक्त की कहानी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आऊँगा सर आपके पास भी दोबारा लौट के, एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद कुछ 1-2 बड़े सवाल की क्या होगा फाइनली। बहुत सारे डायनामिक्स एक साथ काम कर रहे हैं, अब किस चीज को संतुलन में बिठाया जाएगा कि ये किराए फाइनली आपके और मेरे लिए जेब पे भारी ना पड़े, और कम से कम उस वक्त तो नहीं जब आपको कई बार इमरजेंसी में फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। कई बार आप देखते हैं कि इस त्योहार पे सबको जाना है, लेकिन आप तो जा ही नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा किराया है कि आप दे नहीं पाएंगे। छोड़ा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये 2 बड़े सवाल। वेलकम बैक। हवाई टिकट के दाम आसमान पर, और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, क्योंकि वहां पर पहुंची एक पीआईएल। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आपने जो भी नए नियम कायदे कानून बनाए हैं इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइसिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसे हमें दीजिए बंद लिफाफे में। सरकार ने यह भी कहा है कि वो आगे इसको संसद के सत्र में रखेगी, संसद के पटल पर रखेगी जो भी नए नियम कायदे कानून हैं। इसमें कुछ और 1-2 प्रश्न हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। परवेज सर, अब टिकट तो ले लिया, चलिए आया जितने का भी आया, 25,000 का आया, 30,000 का आया, उसके बाद भी आप सीट लेने जाइए तो फिर 500-700 हज़ार रुपये दीजिए, बैगेज का 2-4 ऊपर नीचे हुआ दीजिए, ये फीस वो फीस, एक ही कंसोलिडेटेड फीस क्यों नहीं? मतलब यात्री को ऐसा लगता है कि वो चीट किया जा रहा है। देखिए, ये सीट का प्रॉब्लम तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अभी क्या सिस्टम है कि एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू बीच में के सीट छोड़ के एवरीथिंग यू हैव टू बाय।
Means if you and your friend or you and your wife are traveling, you do not have the option but to buy one seats. And it's not cheap, starting from 350 to 500 to 700 to 1000, 1200. तो अगर गवर्नमेंट तो इसके लिए तो एकदम सिंपल रूल ला सकते हैं ना कि ओनली 40% सीट यू कैन सेल, द एयरलाइन कैन सेल, or charge extra 60% have to remain open. Whenever you go to book, all seats are taken except for a few middle seats, all are available for sale. बीच में गवर्नमेंट ने लॉ लाया था कि भाई ओनली 40% सीट्स द एयरलाइन कैन सेल, 60%, but then the government retracted and now airlines are selling 90% of the seats on charges. Second thing your guest said, that by the other option is for low cost carrier, there should be a special airport. Yes, I agree. And internationally, it is done. In London, the EasyJet and the low cost carriers fly from Luton. But लेकिन इंडिया में ये ऑप्शन नहीं है. आपने मुंबई में 2 एयरपोर्ट बनाए हैं, एक नवी मुंबई में और एक मुंबई में. दोनों एक ही पार्टी मैनेज कर रहे हैं. So British Airways doesn't have the option, or Indigo doesn't have the option कि भाई अगर 1.5 lakh rupees is parking at Santa Cruz, I will do at 75,000 at Navi Mumbai. Navi Mumbai is also controlled by the same company. Santa Cruz is also controlled by the same company. So if government wants to develop the industry, the government should put thought behind this. No, let us have 2-3 aircraft operators so the airline has a choice where he wants to land. If there's an airport at Panvel, it's a low cost airport, let's use it. Even a city in a country like Bangkok and Thailand have 2 airports. One is for low cost carrier and one is for full service carrier. But that option doesn't exist for us. देखिए ये प्रॉब्लम खाली अगर सोचेंगे कि एयरलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट. The responsibility of lowering the cost of the fare should plan with the state government, the central government, the tax structure, GST, airport operators, and everybody together. So I think it's a complex problem. It cannot be solved easily. नए एयरपोर्ट ओवरनाइट बन नहीं सकते. It takes years and years. And government should have more airport operators so the airlines have a freedom of choice where they want to land. देखिए, it requires a lot of thinking. Let us see how it goes. Let's see what rules and regulations the Supreme Court brings about. But I don't think it should come to a point where airlines make it uneconomical and देखिए, अगर airlines uneconomical हो जाएंगे, they will reduce their flights. Reduced flight हो जाएंगे, again there'll be lesser flights, so again fares will go up. So it's a catch-22 situation. जी बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट सर. रजनीश जी, तो एक बात ये भी हो रही है, एक मांग ये भी रखी गई है कि इसके लिए एक नया रेगुलेटर लेके आए. दो डीजीसीए इस वक्त है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, लेकिन वो वैसा रेगुलेटर नहीं है, वो बहुत टेक्निकल टाइप का रेगुलेटर है. मतलब यहाँ डिमांड की जा रही है कि इस तरह का रेगुलेटर आए जो मोर ऑन द कंज्यूमर साइड हो और इन सारी चीज़ों को देखे और टेकल करे. क्या इससे समस्या सुधरेगी? देखिए, कोई भी चीज जब आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके अच्छी चीजें भी होती हैं और कुछ खराब भी होती हैं. अच्छा तो ये है कि उसका प्राइसिंग कंट्रोल होगा, थोड़ा क्वालिटी में शायद फर्क पड़े और जो साधारण आम आदमी है वो फ्लाई कर सके, उसको ये सब फैसिलिटी मिले. लेकिन एट द सेम टाइम जो एयरलाइंस है, अगर उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो उनको रन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अगर आप देखें तो एयर इंडिया का मेरे को बहुत दुख और झटका भी लगा कि प्राइवेटाइज होने के बाद कोई 22,000 करोड़ का उन्होंने घाटा दिया है, जिससे टाटा की भी बुक्स हिल गई है. इट्स अ वेरी बिग लॉस. और उस पीछे कारण हुए 1-2 साल में, ठीक है, बट उसकी वर्किंग होनी चाहिए. इंटरनेशनली अगर आप एयरलाइन देखेंगे, वो हर सीट का, खाने का, हर चीज का चार्ज कर रही है, अनलेस वो प्रीमियर एयरलाइंस है. लेकिन हमें जो चीजें देखनी है उसमें ये है कि एयरलाइन का घाटा, एयरलाइन पे रेगुलेट ऐसे भी ना किया जाए कि उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, उनको चलाना मुश्किल हो जाए. जैसे कुछ एयरलाइंस हमारे पिछले 5, 7, 8 साल में फेल हुई है, वो भी नहीं होना चाहिए. देश की इकोनॉमी के लिए, देश के सिस्टम के लिए बहुत खराब होगा ये. तो हमें एक उस लेवल पे आना पड़ेगा जिसके लिए काफी प्रॉपर, अब तो एआई है, रिसर्च होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए कि किस फेयर पे, किस बैंड विड्थ पे डायनामिक प्राइसिंग रहे. उसके साथ हमारी कंस्ट्रेंट्स भी क्लियर हो कि हमें इस लेवल तक जाना है, और उसी के हिसाब से हम जो है गवर्नमेंट और एयरलाइंस मिलके आपस में तय करके कि इस प्राइसिंग पे एयरलाइंस अपने आप को उड़ाने में सक्षम रहेंगी, नए जहाज ला पाएंगी, आगे तरक्की कर पाएंगी, उनका फ्लीट बढ़ेगा और
उस सब से कस्टमर भी जो है, फ्लायर है एंड कस्टमर, उसकी भी जेब पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो एक बहुत फाइन लाइन का बैलेंस है ये। तो जैसा मैंने इसमें कहा था कि हमें थोड़ा-सा आज नहीं, हमें लॉन्गर रन में देखना पड़ेगा कि अगर कुछ जगहों पे जहाँ पे इम्पोर्टेंट फ्लाइट्स हैं, थोड़ा-सा एलसीसी एयरपोर्ट आने वाले टाइम में 2, 4, 5 साल में अगर हम देखना शुरू करें, बिकॉज़ वी आर लुकिंग एट कि बहुत सारे एयरपोर्ट नए बनने हैं। तो उनमें कुछ ऐसे भी देखें तो एक ऑप्शन मिले, तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ये आज का नहीं है, 1 दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, ये प्रोसेस है जो कंटीन्यूअस रहेगा। तो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके मिडल पाथ लेके चलाना पड़ेगा, और ये तभी एयरलाइन और गवर्नमेंट और कंज्यूमर जो है उनको सभी को इसका बिल्कुल, बिल्कुल रजनीश जी और परवेज सर, आप दोनों ने मतलब बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी हैं। मुद्दा ज़रूर एक कंज्यूमर का था, एक एंड यूज़र का था जिसको महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों ने पूरे एयरलाइन सेक्टर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो टिकट इतनी महंगी क्यों हो रही है, वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है और क्या करना पड़ेगा कि वो टिकट सस्ती हो ताकि एयरलाइन भी उड़ सके और वो टिकट भी एंड कंज्यूमर को महंगी ना पड़े। लेट्स सी कि उस बंद लिफाफे में क्या सजेशंस आते हैं, सरकार के वो क्या नियम कायदे कानून आते हैं, उससे कितना बदलाव आएगा। एक बार वो सब नियम कायदे कानून आ जाएं सामने, दोबारा एक बार आप और हम मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे कि उससे कितना चेंज आ सकता है। और बाकी वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप लोगों ने बनाए, डेफिनेटली रेगुलेटर नया बने या एग्जिस्टिंग हो या सरकार जो देख रही है उसको वो सारे पैरामीटर्स पर संतुलन बिठाना ही पड़ेगा, तभी वो सबके लिए विन विन सिचुएशन बनेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।